साथियों नमस्कार। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के संदर्भ में। पिछले क्लास में आप लोगों ने राजनीतिक जीवन के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में समझा। हम लोग थोड़ा सा राजनीतिक दर्शन के बारे में समझते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि प्लेटो का जो जीवन काल लगभग 427 से 447 ईसा पूर्व के मध्य रहा। कहीं कहीं 428 से 447 भी मिलता है, लेकिन यदि आपको जब ऑप्शन 2 हो 427 428 तो 427 को ही कवर करेंगे। मैंने जितने संदर्भ संग्रह किए हैं आपसे बात करने के लिए, इस विचार को रखने के लिए, इस स्टोरी को बनाने के लिए, उसमें अधिकतम तक जो मिले हैं रेफरेंसेस वो 427 ही मिले हैं, कुछ कुछ 428 मिले हैं। प्लेटो ने दर्शन शास्त्र के ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र जैसे विशिष्ट क्षेत्रों का विकास किया। पश्चिमी दर्शन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा। अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटवेड की प्रसिद्ध टिप्पणी में इस बात का जिक्र किया गया है। क्या नाम था? अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटवेड। यूरोपीय दार्शनिक परंपरा का सबसे सुरक्षित लक्षण यह है कि इसमें प्लेटो के लिए फुट नोट्स की एक श्रृंखला शामिल है। मैं भी प्रयास करता हूं कि आपको मैं जब किसी टॉपिक को बताऊं तो मैं स्टोरी टेलिंग मेथड में इसलिए बताता हूं, कहानी की तरह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये समझने में आसान होगा, सुनने में बोझ नहीं लगेगा, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चलते फिरते बैठे सोते कभी भी मोबाइल से इसको सुन सकते हैं। इसलिए मैंने ऐसा प्रयास किया है और मैंने इसकी श्रृंखला बनाई है, कुछ ज्यादा बड़ा ना हो, आधे घंटे से ज्यादा का वीडियो ना बने, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। कुछ कुछ ज्यादा हो सकते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा उसको देख लीजिएगा। वह आदर्श राजनीतिक दार्शनिक भी थे। आप कह सकते हैं कि सुकरात और प्लेटो आदर्शवादी दार्शनिक थे। इनके विचारों का बाद के राजनीतिक सिद्धांत पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनका सबसे बड़ा प्रभाव अरस्तु पर था। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और सबसे ज्यादा प्रभाव था। 17 साल की उम्र में अरस्तु प्लेटो के एकेडमी में आ गए थे पढ़ने के लिए। संयोग बस इतना रहा कि अरस्तु सुकरात के संदर्भ में नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक विचारों को कई तरह से प्रभावित किया है। अकादमी वह स्कूल जिसकी स्थापना उन्होंने 385 ईस्वी पूर्व में की थी, उस शिक्षा के अन्य स्कूलों और बाद में यूरोपीय विश्वविद्यालयों के लिए मॉडल बन गया। प्लेटो का दर्शन द्वंद्वात्मक के उपयोग से चिन्हित है। चर्चा की एक विधि जिसमें प्रकृति में और अधिक गहन दृष्टि शामिल है, वास्तविकता और संज्ञानात्मक आशावाद द्वारा सत्य को प्राप्त करने और मानव मामलों के तर्क संगत और अच्छे क्रम के लिए इस सत्य का उपयोग करने की मानव मन की क्षमता में विश्वास है। प्लेटो का मानना है कि समाज के विभिन्न भागों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। सर्वोत्तम तर्कसंगत और धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था जिसे वह प्रस्तावित करते हैं समाज की सामंजस्यपूर्ण एकता की ओर ले जाती है और इसके प्रत्येक हिस्से को फलने फूलने की अनुमति देती है, लेकिन दूसरों की कीमत पर नहीं। उनका तर्क है कि ऐसे आदर्श या आदेश का सैद्धांतिक संरचना और व्यवहारिक कार्यान्वयन सद्गुण के बिना असंभव है। हम लोग प्लेटो के राजनीति के दर्शन के संदर्भ में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेटो का जन्म 427 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। उनके मध्य 20 के दशक तक एथेंस स्पार्टा के साथ एक लंबे विनाशकारी सैन्य संघर्ष में शामिल था। 431 से लेकर के 404 ईसा पूर्व तक युद्ध चला था और इनका जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये युद्ध के 4 साल बाद इनका
जन्म हुआ था। और जब ये मेच्योर होते, युद्ध के बारे में समझ पाते, तब तक वो काफी बच्चे थे। इस युद्ध को पेलोपोनेशियन युद्ध के रूप में जाना जाता है। मैं आपको पहले भी बताया हूं कि इस युद्ध को पेलोपोनेशियन युद्ध के बारे में जाना जाता है। पेलोपोनेशियन युद्ध किसको बोला जाता है? एथेंस और स्पार्टा के बीच चले लगभग 27 से 30 वर्षों के युद्ध को पेलोपोनेशियन युद्ध कहा जाता है। इनका जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था, इसलिए इन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन इनकी मुलाकात संयोगवश सुकरात से हुई। और सुकरात एक अच्छे शिक्षक थे, इन्होंने और अच्छे दार्शनिक थे, इन्हें बहुत ज्ञान मिला सुकरात से। हम लोग जब इसको आगे देखते हैं तो इनके एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म होने के कारण पिता की ओर से एथेंस के प्रारंभिक राजाओं में से ये इनके पिता आते थे। क्रोड्रेस के साथ और इनकी मां की ओर से सोलन से और एथेनियन संविधान के प्रमुख सुधारक थे। इन्हें स्वाभाविक रूप से राजनीतिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हालांकि अपने राजनीतिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण स्थान पाने की आशा संजोए हुए इन्होंने खुद को लगातार असफल पाया, जैसा कि वह अपने आत्मकथा में 7वें पत्र में ये बताते हैं। वह खुद को किसी भी प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दल या भ्रष्ट शासन के उत्तराधिकार के साथ अपनी पहचान नहीं बना सके। ये सुकरात के शिष्य थे, जिन्हें वे अपने समय का सबसे न्यायप्रिय व्यक्ति मानते थे और जिन्होंने हालांकि अपने पीछे कोई लेखन नहीं छोड़ा था। सुकरात ने और उस दर्शन को विकसित करने में सबसे ज्यादा भूमिका प्लेटो और जेनोफेन की रही। याद रखेंगे, प्लेटो और जेनोफोन काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है सुकरात के विचारों को लिखने में, उसे संग्रह करने में। यह सुकरात ही थे जिन्होंने सिसरो के शब्दों में दर्शन को आसमान से नीचे बुलाया। मतलब दर्शन जो था वो उतने गुणवत्तापूर्ण नहीं थे, लेकिन जब सुकरात ने जब कार्य करना शुरू किया तो उन्होंने दर्शन को नए तरीके से विकसित किया। पूर्व सुकराती दार्शनिकों की रुचि अधिकतर ब्रह्मांड विज्ञान और एंटोलॉजी में थी। सुकरात से पहले के जो कुछ दार्शनिक विद्वान थे, उनकी जो रुचि थी वो ब्रह्मांड विज्ञान में थी और कुछ एंटोलॉजी में थी। इसके विपरीत सुकरात की चिंताएं लगभग विशेष रूप से नैतिक और राजनीतिक मुद्दे में थे। 399 में जब एक लोकतांत्रिक अदालत ने अपवित्रता के अन्यायपूर्ण आरोप में सुकरात की फांसी के लिए अपने 501 जूरी सदस्यों के बड़े समूह से मतदान किया, तो प्लेटो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी मौजूदा सरकारें खराब थीं और लगभग मुक्ति से परे थी। तो जो उस समय के राजा थे, उन्होंने सुकरात को सजा देने के लिए जो जूरी मेंबर्स थे वो लगभग 500 के आसपास थे और उन्होंने ये सजा उनको सुनाई। ये सजा जब उनकी हो रही थी तो इसमें एक माफी नामा या माफी के नाम से सुकरात की माफी, इस नाम से पुस्तक तैयार हुई और उस पुस्तक को प्लेटो ने तैयार किया। प्लेटो ने देखा कि हमारे गुरु के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है
वो समाज सुधारक थे, लेकिन समाज के लोग उतने मेच्योर परिपक्व नहीं थे कि इनकी बातों को समझ पाते, इसलिए उन्हें उस राज्य के शासकों से घृणा होने लगी थी। मानव जाति को बुराइयों से तब तक कोई राहत नहीं मिल पाएगी जब तक कि जो वास्तव में दार्शनिक हैं वे राजनीतिक शक्ति हासिल नहीं कर लेते, या जब तक किसी दैवीय व्यवस्था के माध्यम से जो लोग शासन करते हैं और शहरों में राजनीतिक अधिकार रखते हैं वे वास्तविक दार्शनिक नहीं बन जाते। उसमें कहा जाता था कि राजा होता है वो अपने आप में दैवीय शक्ति के कारण है, और सुकरात का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई दैवीय शक्ति नहीं है, वह एक व्यक्ति है, बल्कि जो ईश्वर है वो अलग है। शायद इसी राय के कारण वो अपने विचारों को लागू करने के लिए अपनी अकादमी और सिसिली चले गए। प्लेटो अकादमी और सिसिली चले गए। उन्होंने पहले 387 में, फिर 367 में और फिर 362 से 361 में सिरैक्यूज का दौरा किया, जिसका सामान्य उद्देश्य सिसिली के अत्याचारियों को दार्शनिक शिक्षा के साथ नियंत्रित करना और एक आदर्श राजनीतिक शासन स्थापित करना था। लेकिन व्यवहारिक राजनीति वाला वह साहसी कार्य विफलता में समाप्त हुआ और प्लेटो एथेंस वापस चला गया। उनकी अकादमी, जिसमें सी 529 में अपने अंतिम समापन तक प्लेटोनिक दार्शनिकों की आने वाली पीढ़ियों के लिए आधार प्रदान किया। हेलेनिस्टिक दुनिया का सबसे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान बन गया। गणित, अलंकार, खगोल विज्ञान, द्वंद्वात्मक और अन्य विषय जो दार्शनिकों और राजनेताओं की शिक्षा के लिए आवश्यक माने जाते थे, उसका वहां पे अध्ययन किया जाता था हेलेनिस्टिक में। प्लेटो के कुछ शिष्य बाद में ग्रीक राज शहरों में नेता, संरक्षक और संवैधानिक सलाहकार बन गए। उनके सबसे प्रसिद्ध शिष्य, प्लेटो का सबसे प्रसिद्ध शिष्य अरस्तु था। प्लेटो की मृत्यु सी में हुई 347 ईसा पूर्व। इनके जीवन काल के दौरान एथेंस अपनी सैन्य और शाही महत्वाकांक्षाओं से दूर हो गया और ग्रीस की बौद्धिक केंद्र बन गया। उन्होंने चौथे शताब्दी के दौरान स्थापित सभी 4 प्रमुख यूनानी दार्शनिक स्कूलों की मेजबानी की, जिसे प्लेटो की अकादमी, अरस्तु का लेसेसियम और एपिक्यूरियन और एटोइक स्कूल, ये 4 प्रमुख यूनानी दार्शनिक स्कूलों की शुरुआत की गई। हम लोग आगे देखते हैं राजनीतिक दर्शन का त्रिस्तरीय कार्य। हालांकि रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज और कुछ छोटे संवादों को प्लेटो के एकमात्र विशुद्ध राजनीतिक संवाद माना जाता है। प्लेटो का रिपब्लिक काफी महान राजनीतिक संवाद माना जाता है, लेकिन यह तर्क दिया जा सकता है कि राजनीतिक दर्शन उनके सबसे बड़ी चिंता का क्षेत्र था। अंग्रेजी भाषी दुनिया में 20वीं सदी के विश्लेषणात्मक दर्शन के प्रभाव में राजनीतिक दर्शन का मुख्य कार्य आज भी अक्सर वैचारिक विश्लेषण के रूप में देखा जाता है। राजनीतिक अवधारणाओं का स्पष्टीकरण के रूप में भी इसे देखा जाता है। इसका अर्थ समझने के लिए अवधारणाओं को शब्दों के उपयोग के रूप में सोचना उपयोगी हो सकता है। जब हम सामान्य शब्दों जैसे टेबल, कुर्सी, कलम या राजनीतिक शब्दों जैसे राज्य, शक्ति, लोकतंत्र या स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, तो उन्हें अलग अलग चीजों पर लागू करके हम उन्हें एक निश्चित तरीके से समझते हैं और इसलिए उन्हें कुछ अर्थ देते हैं। वैचारिक विश्लेषण तब तक मानसिक मजूरी है, एक अवधारणा का इसके अर्थ में स्पष्टीकरण दिया गया है। वैसे तो इसकी एक लंबी परंपरा है और इसे सबसे पहले प्लेटोनिक संवादों में पेश किया गया था। यद्यपि परिणाम अधिकतर अनिर्णायक होते हैं, विशेष रूप से प्रारंभिक संवादों में सुकरात विभिन्न अवधारणाओं को परिभाषित और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। हालांकि
कुछ विश्लेषणात्मक दार्शनिकों के लिए यह जो है उसके विपरीत प्लेटो के लिए वैचारिक विश्लेषण अपने आप में एक अंत नहीं है, बल्कि एक प्रारंभिक कदम है। अगला कदम मान्यताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन है, जिसमें यह तय किया जाता है कि असंगत विचारों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत। प्लेटो के लिए सही राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निर्णय लेना शांति और युद्ध के बीच चयन के साथ साथ राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण विकल्प माना जाता है। उनका मानना है कि इस तरह के उनका मानना है कि इस तरह के फैसलों को केवल जनता की राय पर नहीं छोड़ा जा सकता, जिसमें कई मामलों में पर्याप्त दूरदर्शिता नहीं होती। इतिहास में दर्ज आपदाओं से ही सबक मिल सकता है, सीख सकते हैं। पूर्व की घटनाओं से सबक लिया जा सकता है। उनके राजनीतिक दर्शन में अवधारणाओं का स्पष्टीकरण विश्वासों के मूल्यांकन में एक प्रारंभिक कदम है और सही विश्वास बदलने में सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देता है। वैचारिक विश्लेषण से मान्यताओं के मूल्यांकन के माध्यम से सर्वोत्तम राजनीतिक व्यवस्था की ओर आंदोलन को प्लेटो के गणतंत्र की संरचना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हम लोग अब देखते हैं गणतंत्र में न्याय की खोज। न्याय सबसे मौलिक नैतिक और राजनीतिक अवधारणाओं में से एक माना जाता है। यह एक जटिल एवं अस्पष्ट अवधारणा है। यह सामान्य सामाजिक व्यवस्था के दावों के विपरीत व्यक्तिगत गुण, समाज की व्यवस्था के साथ ही व्यक्तिगत अधिकारों का भी उल्लेख कर सकता है। रिपब्लिक की पुस्तक 1 में सुकरात और उनके वार्ताकार न्याय के अर्थ पर चर्चा करते हैं। 4 परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं जो बताती हैं कि न्याय दिकाई वो सुने, इसको बोला जाता है उस आपके एथेंस के भाषा में, ग्रीक भाषा में। सब यानी कि न्याय शब्द का वास्तव में उपयोग कैसे किया जाता है यह बताती है। इसके लिए 4 परिभाषाएं दी गई हैं। इस के संदर्भ में एक बूढ़ा आदमी सिफालस इस प्रकार के परिभाषाएं बताता है। वो कहता है कि न्याय है सच बोलना और जो उधार लिया है उसे चुकाना। उस समय जो इसके संदर्भ में बोला जाता था कि सत्य बोलना और उधार चुकाना, समाज की संरचना इसी स्तर की थी। फिर भी यह परिभाषा जो पारंपरिक नैतिक रीति रिवाज पर आधारित है और न्याय को ईमानदारी और अच्छाई से जोड़ती है। यानी किसी का कर्ज चुकाना, सच बोलना, अपने देश से प्यार करना, अच्छे संस्कार रखना, देवताओं के प्रति सच्ची सम्मान दिखाना इत्यादि पाया जाता है। यह नए समय की चुनौती और आलोचनात्मक सोच की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। सुकरात ने प्रस्तुत करके इसका खंडन किया है। यदि हम इस बात पर मौन रूप से सहमत हैं कि न्याय अच्छाई से संबंधित है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से उधार लिया गया या हथियार लिया गया वापस करना जो एक बार समझदार होने के बावजूद पागल हो गया, न्याय संगत नहीं लगता, बल्कि इसमें दोनों पक्षों को नुकसान पहुंचाने का खतरा शामिल है। सेफलस का बेटा पोलेमार्चस जो अपने पिता के बलिदान देने के लिए चले जाने के बाद चर्चा में आता है, अपनी राय देता है कि कवि साइमन डाइस यह कहने में सही था कि यह सिर्फ प्रत्येक को उसका हक देने के लिए निश्चित था। उन्होंने न्याय को दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार और दुश्मनों के साथ बुरा व्यवहार को परिभाषित किया। सुकरात की आपत्तियों के दबाव में
सुकरात के हर बात पे सुकरात इस संदर्भ में आपत्ति करते थे, और ये जब आपत्ति करते थे तो इसका दबाव, क्योंकि ये विद्वान थे, इसका प्रभाव राज शासन पे भी पड़ता था। रिपब्लिक पुस्तक 1 का पहला भाग नकारात्मक तरीके से शामिल था, जो समाप्त हो गया, जिसमें पक्ष इस बात पर सहमत होते कि प्रदान की गई कोई भी परिभाषा परीक्षण के लायक नहीं है और मूल प्रश्न न्याय क्या कहता है इसका उत्तर देना आरंभ में लगने से कहीं अधिक कठिन है। इस नकारात्मक परिणाम को भाषाई और दार्शनिक चिकित्सा के रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहले, हालांकि दी गई परिभाषाओं पर सुकरात की आपत्तियों को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यह दिखाया गया है कि न्याय के बारे में लोकप्रिय राय में विसंगतियां शामिल हैं। वे सत्य मानी जाने वाली अन्य राय से असंगत हैं। न्याय शब्द के रोजमर्रा के उपयोग पर आधारित रिपोर्टात्मक परिभाषाएं शायद हमें आंशिक रूप से न्याय का अर्थ समझने में मदद करती हैं, लेकिन न्याय क्या है इसका पूरा विवरण प्रदान करने में विफल रहती हैं। इन परिभाषाओं को एक ऐसी परिभाषा द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए जो स्पष्टता में सहायता करेगी और न्याय के अर्थ को स्थापित करेंगे। हालांकि ऐसी पर्याप्त परिभाषा प्रस्तावित करने के लिए किसी को यह जानना होगा कि न्याय वास्तव में है क्या। जिस तरह से लोग किसी शब्द को परिभाषित करते हैं वह काफी हद तक उन मान्यताओं में निर्धारित होता है जो वे इस शब्द द्वारा संबंधित चीजों के बारे में रखते हैं। न्याय के बारे में गलत धारणा पर आधारित एक परिभाषा जो केवल मनमानी है या तो बहुत संकीर्ण या बहुत व्यापक संचार की संभावना नहीं देती है। प्लेटोनिक संवाद मनुष्यों के बीच होने वाले अंतिम संचार की अभिव्यक्ति है और सच्चा संसार तभी होने की संभावना होती है जब व्यक्ति अपने द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ साझा कर सके। झूठी मान्यताओं पर आधारित संचार, जैसे कि विचारधारा के बयान, अभी भी संभव है लेकिन सीमित लगता है, लोगों को गुटों में विभाजित करता है और जैसा कि इतिहास हमें सिखाता है अंततः केवल भ्रम पैदा कर सकता है। प्लेटो के लिए न्याय की परिभाषा दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार और दुश्मनों के साथ बुरा व्यवहार माना जाता है। हालांकि यह बहुत संकीर्ण है, बल्कि गलत भी है, क्योंकि यह गलत धारणा पर आधारित है कि न्याय क्या है, अर्थात गुटबाजी पर आधारित विश्वास, जिसे सुकरात बुद्धिमानों के साथ नहीं बल्कि अत्याचारियों के साथ जोड़ते हैं। इसलिए रिपब्लिक में साथ ही अन्य प्लेटोनिक संवादों में वैचारिक विश्लेषण और मान्यताओं के आलोचनात्मक मूल्यांकन के बीच एक संबंध है। इन वार्तालापों का लक्ष्य केवल भाषाई पर्याप्त मौखिक परिभाषा तक ही पहुंच नहीं है, बल्कि पर्याप्त सही विश्वास पर पहुंचना भी है। प्रश्न न्याय क्या है न केवल न्याय शब्द के भाषाई उपयोग के बारे में है, बल्कि मुख्य रूप से उस चीज के बारे में है जिसे यह केवल संदर्भित करता है। पुस्तक 1 के दूसरे भाग का फोकस अब अवधारणाओं का स्पष्टीकरण नहीं बल्कि मान्यताओं का मूल्यांकन है। पॉलिटेक्निक संवादों में उन्हें यह बताने के बजाय कि उन्हें क्या सोचना है, सुकरात अक्सर अपने वार्ताकारों से कहलवा रहे हैं कि वे क्या सोचते हैं। अन्याय के अर्थ की चर्चा का अगला चरण एक सोफिस्ट थ्रेसिमैचस द्वारा दिया जाता है, जो हिंसक और अधीरता के संवाद में शामिल हो जाता है। 5 ईसा पूर्व और 4वीं शताब्दी में सोफिस्टों को वाक्पटुता, अन्य व्यवहारिक कौशल के वेतनभोगी शिक्षक थे, जिन्होंने अधिकतर गैर एथेनियन थे, जो शिक्षा के पाठ्यक्रम पेश करते थे और सार्वजनिक जीवन में सफलता के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए सर्वोत्तम योग्य होने का दावा भी करते थे। प्लेटो ने सोफिस्टों को घुमंत व्यक्तियों के रूप में वर्णित किया है, जो अपनी अलंकारिक क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, जो धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक नैतिकता को स्वीकार करते हैं, और वह उनकी तुलना सुकरात से करते हैं, जो एक शिक्षक के रूप में स्वीकार करते हैं।
तो हम लोग अगले भाग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले भाग में।